नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड यूनिट मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, ये वाली यूनिट मैंने स्टार्ट की थी और इसमें एक लेक्चर मैंने आपका लिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसके बाद प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये सब बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। आइए नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर इस यूनिट का स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालें। आज पढ़ते हैं, अभी शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। एक 11th क्लास में आपने बहुत फेमस लॉ पढ़ा होगा जिसे सब जानते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सभी इससे परिचित होंगे। आइए इसे पढ़ते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। हेडिंग है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसे हिंदी में कहेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना। चलो तो देखो, इस नियम को समझते हैं। आपको पता है न्यूटन ने ये नियम दिया था और इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। तो न्यूटन क्या कहते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो पिंड, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने साथ में ये भी बताया कि यदि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। ठीक है, तो साथ में न्यूटन ने ये तो बताया ही कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच, किन्हीं दो कणों के बीच एक फोर्स वर्क करता है और ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है, यानी आकर्षण का होता है। इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, साथ में उसका सूत्र भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है ना, तो पढ़ेंगे आओ। तो इसमें एक बात आपको इसकी मेन यही है कि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच एक आकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर, THERE, देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना, देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज या बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। बॉडीज यानी पिंड, पार्टिकल्स यानी कण, एक ही बात है। तो देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में। ठीक है, तो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। और आगे साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये फोर्स होता कितना है। तो ध्यान देना, आपके पास दो पार्टिकल हैं या दो बॉडी मान सकते हो। ठीक है, जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर मान सकते हैं आप, स्मॉल r डिस्टेंस पर मान सकते हैं। तो जो पहली बॉडी है इसका मास मान लो कितना है, m1। जो दूसरी बॉडी है इसका मास कितना है, मान लो m2। और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, वो आप कितनी मानेंगे, स्मॉल r। क्लियर है। और डिस्टेंस नापते हैं सेंटर से। क्लियर है। तो ये दो बॉडी हैं, पहले का मास यानी द्रव्यमान m1 है, दूसरे का मास यानी द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, स्मॉल r। तो आपको पता है ये क्या होता है, इसकी दो इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी। देखो न्यूटन ने क्या बताया था कि जो ये फोर्स होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है, वो दोनों मासेस की प्रोडक्ट के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, यानी फर्स्ट मास सेकंड मास, यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी। और बीच में इनटू है, तो इनटू का मतलब है प्रोडक्ट यानी गुणनफल, जिसे मल्टीप्लिकेशन भी आप कहते हैं। और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये बेसिक बातें आपने पढ़ी हैं, बाकी मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता है नहीं है ना। और देखो पहली बात तो ये कही कि इस बल का परिमाण दोनों कणों या दोनों
जो पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडीज। क्लियर है। एंड, और दूसरा कहा कि उन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है जिसे व्युत्क्रमानुपाती आप कहते हैं। ठीक है ना, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। क्लियर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होंगी। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो और इसे इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले तो आपको वही लिखना है। मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास आपको करता हूँ ताकि आप वीडियो को देखकर भी नोट्स बना सकें। हिंदी में भी बनाना जो चाहें बना सकते हैं और जो इंग्लिश में बनाना चाहें वो इंग्लिश में बना सकते हैं। बाकी PDF नोट्स आपको इंग्लिश में मिलते ही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार मैं शुरुआत से बोल देता हूँ कैसे लिखना है। मैंने बताया अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। क्लियर है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, बात समझ में आई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच एक आकर्षण का बल कार्य करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तब न्यूटन के अनुसार क्या कहा उन्होंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, एक बार हिंदी में सुने, इस बल का परिमाण, तब न्यूटन के अनुसार इस बल का परिमाण दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स यानी इस बल का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आमने सामने है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द्रव्यमानों का है ना गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडीज या बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर नीचे है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग है ना, लिख सकते हैं आप। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की दूरी के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना दैट इज, दैट इज यानी अर्थात, दैट इज करके आप एक काम करना, ये डायग्राम बना लेना और ये दोनों इक्वेशन लिख लेना। क्लियर है, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे। तो आप देखो कर लेते हैं, चलो। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर है ना लिखना ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन करना, मिलाना। तो दोनों को मिलाएंगे तो देखो m1 m2 अपॉन r²। क्लियर है, जो अंश में था वो अंश में रहा, जो न्यूमिनेटर में था मतलब न्यूमिनेटर में रहा, और जो डिनोमिनेटर यानी हर में था वो हर में रहा, डिनोमिनेटर में रहा। क्लियर है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है जी, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है जिसे आप वो समानुपातिक नियतांक कहते हैं। इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट आ जाता है और इसकी जगह क्या लग जाता है? बराबर। पता होंगी ये सब बातें, तो बराबर का निशान लग जाएगा, इज इक्वल टू का साइन, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लेते हैं? कैपिटल G, m1 m2 और अपॉन r²। ठीक है जी, F बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। चलो, तो देखो कैपिटल G क्या है? ये कांस्टेंट है जिसे आप, है ना, है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद आया है, जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं आप, लेकिन इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? देखो वेयर करके मैं लिख देता हूँ। इसका देखो जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फिक्स रहती है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहेगी, और इसका मतलब है पूरे यूनिवर्स में फिक्स है तो इसकी वैल्यू के आगे एक वर्ड लगता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक जैसा हो।
तो इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम रहती है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल है ना, यानी सार्वत्रिक बोलते हैं हिंदी में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको याद होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, चलो, और इसकी वैल्यू आपकी याद होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी, 6.67 गुना 10⁻⁻11। यहाँ से आप निकालना चाह रहे हैं इसका जो मात्रक है, यूनिट है, तो आप निकाल दो, जी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, कितनी आएगी, Fr² अपॉन m1 m2। तो यहाँ से मात्रक निकल जाएगा, यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास की होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आपको मिल गई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो अभी तक काफ़ी समस्या हो रही थी सेटअप को लेकर के, अब एक फ्रेंड ने हेल्प की है तो उनके घर हम शूट कर रहे हैं, और अब इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई शोर वगैरह भी नहीं है, और साथ में उनका ये घर है, स्थान है, और बोर्ड वगैरह हमने लगवा लिया है बाकी। ठीक है, और बाकी अब धीरे धीरे सब आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, थोड़ा समस्याओं का समाधान हुआ है। ठीक है, चलो आओ देखें, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये हो गया है सारा, यहाँ तक जी की हमने बात कर ली, और इसके बाद देखो, ठीक है, इसके नीचे लिख देना, क्या लिखोगे, दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यानी इस नियम को गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलो, और इसके बाद देखो, जो जी है इसकी डेफिनेशन हम देंगे, और इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे, डायमेंशन यानी विमा। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन चलो पहले देख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन ले लेंगे। तो यदि आपसे डायमेंशन निकलवाने लगे, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, डायमेंशन यानी विमा। तो देखो जी की वैल्यू निकाल लो, आप जानते हो ना F इज इक्वल्स टू होता है जी, लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, Fr² अपॉन m1 m2। क्लियर है, चलो, तो जी बराबर Fr² अपॉन m1 m2। तो यहाँ से विमा निकल जाएगी डायमेंशन। देखो क्या आएगा, फोर्स की विमा डायमेंशन क्या होती है, mL/2, बल की विमा होती है ना फोर्स की डायमेंशन। r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की L होती है, दूरी की। और यहाँ देखो m1 क्या है, m1 मास है, द्रव्यमान की m होती है, और यहाँ भी m रहेगा। तो आप देखो एक m से m कट जाएगा, तो एक m की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। l की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कितनी हो जाएगी 3, और t की पावर पहले से ही ऊपर -2 है। तो ये क्या आ गई, ये विमा आ गई, डायमेंशन आ गई कैपिटल जी की। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। डेफिनेशन यानी परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी की परिभाषा है ना। कैपिटल जी आप जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इसकी परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन, तो आप इसमें लिखना वी नो दैट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, हम जानते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 और अपॉन r²। यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल लो, जी की वैल्यू निकाल के हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैपिटल जी क्या आ जाएगा, Fr² अपॉन m1 m2। ठीक है जी, Fr² अपॉन m1 m2। अब आप एक बात देखें,
तो g जो है ना f के बराबर ले आएंगे, तो ये r m1 और m2 इन्हें ख़त्म करना है, तो ये कब ख़त्म होंगे, यदि आप मान लें यदि कि r बराबर क्या है 1 है, r क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी मान लिया आपने 1 मीटर, और m1 क्या मान लिया आपने, मान लिया कि m1 और m2 दोनों जो मासेस हैं, मतलब दोनों बॉडीज़ के मासेस जो हैं द्रव्यमान वो कैसे हैं, बराबर हैं, और दोनों ही कितने हैं 1 किलोग्राम हैं। तो देखो सो कैपिटल G बराबर किसके आ जाएगा, आप देखेंगे 1, देखो F1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, तो आप देखेंगे कैपिटल G किसके बराबर आएगा, F के, कैपिटल F के, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो कैपिटल G कैपिटल F के बराबर आया है ना, आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। चलो तो बस डेफिनेशन बन गई, अब तो इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। देखो आप एक बताओ डेफिनेशन कब बनी, इसका मतलब है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो किसके बराबर है, वो बल के बराबर है, फोर्स के बराबर है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, जो किन किन के बीच लगता है वो बल, वो फोर्स जो 1-1 किलोग्राम के है ना 2 पार्टिकल्स के बीच लगता है, और दोनों पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं एक दूसरे से, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार सुनो तो क्या हो जाएगा, यानी परस्पर, देखो ध्यान देना, हिंदी में सुनो एक बार, एकांक द्रव्यमान, भाई 1 किलोग्राम है यदि मास, तो एकांक द्रव्यमान कहेंगे, यानी यूनिट मास कहेंगे। तो एकांक द्रव्यमान के है ना, एकांक द्रव्यमान के एकांक दूरी पर, डिस्टेंस भी कितनी हुई, यूनिट डिस्टेंस, दूरी भी कितनी हुई, एक दूरी, एकांक है ना। तो एकांक द्रव्यमान के एकांक दूरी पर रखे किन्हीं 2 पिंडों के बीच या कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। हैंस करके देखो लिखते हैं इंग्लिश में, हैंस, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, या इस बल को ही कहते हैं तो कह दो हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ठीक है। ये चीज़ें शामिल करनी है इसमें, एक तो ये, एक ये और एक ये, इन 2 और 3 चीज़ों को शामिल करके डेफिनेशन बन जाएगी, कोई भी चीज़ें रटने वाली नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहते हैं इसे जी, है ना, क्योंकि ये जी के बराबर तभी तो है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बताया जो 1-1 किलोग्राम के यानी यूनिट मास के पार्टिकल्स के बीच लग रहा है, और यूनिट मास के दोनों पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं, एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं, यानी 1 मीटर की दूरी पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन है ना एनी 2 बॉडी, कोई सी भी 2 बॉडी हैं, कोई भी 2 पिंड हैं, है ना, बिटवीन एनी 2 बॉडी, और सबसे बड़ी बात दोनों का मासेस कैसा है, यूनिट, है ना, ऑफ यूनिट मासेस, यानी एकांक द्रव्यमान है, क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी 2 बॉडी ऑफ यूनिट मासेस, और एक दूसरे से कहाँ रखे हैं, ये प्लेस्ड, माने रखे हैं, मैंने बताया एकांक दूरी पर रखे हैं, तो प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, ठीक है जी। तो हिंदी मीडियम का वो स्टूडेंट जिसके सेंटेंस थोड़े से भी अच्छे हैं वो आराम से लिख सकता है लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश में, और इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम में आप भी पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी का है ना बराबर काफ़ी प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की शिकायत रहती है हिंदी है ना तो इसलिए हिंदी का मैं काफ़ी प्रयोग करता हूँ, आप लोग चिंतित ना हो। देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला बिटवीन एनी 2 बॉडी, किन्हीं 2 बॉडी के बीच, ऑफ यूनिट मासेस, ये बातें 2 शामिल हो गई, एक ये भी शामिल कर दी, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। इसे ही आप क्या कहते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही, है ना, ये सारा सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद, आपको पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, जो किन्हीं 2 बॉडी के बीच लग रहा था, और कौन सी 2 बॉडी, जिनका मास यूनिट है, यानी एकांक द्रव्यमान है, और जो कहाँ रखी हैं, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखी हैं। तो उसे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज, यानी कहा जाता है ना, इज नोन एज, लिख देना यूनिवर्सल,
है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई, करो इसे नोट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। हेडिंग डालो। देखो, अगला नियम भी हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट का, और ये ला भी, ये नियम भी आपने 11th क्लास के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, जो फर्स्ट बुक का 8th चैप्टर था। ठीक है, तो वो नियम है आपका, वो भी बहुत पॉपुलर है, फेमस है, उसे कहते हैं कैपलर का ग्रह गति से संबंधित नियम, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, हेडिंग डालो, कैपलर्स लॉज। आपको पता है कैपलर एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नियम हमें पढ़ने हैं। ये नियम 3 है, आप जानते होंगे, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी है ना, प्लैनेटरी यानी ग्रह गति से संबंधित, प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का अर्थ हिंदी में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कैपलर के ग्रह गति से संबंधित नियम। ठीक है, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर है? चलो, तो आप लिखना, कैपलर के ग्रह गति से संबंधित 3 नियम है। देयर आर 3 लॉज ऑफ कैपलर्स लॉज, वो देयर आर 3 लॉज ऑफ कैपलर अबाउट प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, डैश करके नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो आप। नंबर फर्स्ट हेडिंग देखो क्या है, 3 नियम है ना, तो फर्स्ट लॉ है, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। ठीक है, यानी द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। आपको पता है एलिप्स होता है, एक आकृति क्या होती है, एलिप्स, जिसे आप हिंदी में दीर्घ वृत्त कहते हैं। देखो कैसी होती है, पहले मैं आपको दीर्घ वृत्त या एलिप्स के बारे में बता दूं। ये आकृति क्या है, इसे एलिप्स कहते हैं। ठीक है, एलिप्स यानी दीर्घ वृत्त कहते हैं। ठीक है, जानते होंगे आपने, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो एलिप्स होता है दीर्घ वृत्त, इस तरीके का होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सिस है आपकी, ये, ठीक है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई डैश। पता है नहीं सब बातें, ये ओरिजिन है, और इसमें नाभि होती है, फोकस जिसे आप कहते हैं, मान लो, और 2 फोकस होती है, 2 नाभि होती है एलिप्स की, एक इधर होती है और एक इधर होती है। एक को मान लो आपने एस से दिखाया, तो दूसरे को आप किससे दिखाओगे, एस डैश से। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। तो ये आकृति क्या कहलाती है, एलिप्स कहलाती है। कॉपी के ऊपर की साइड नोट कर लेना यदि ना पता हो तो, इसे दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये ए होती है, और जितनी ये है उतनी ही इधर ये होती है। ठीक है जी, तो ए और ए टोटल कितनी हो जाएगी, 2a। देखो जितनी ये है, ये बी होती है, उतनी ही ये होती है। ठीक है, ये वाली, समझ पा रहे हो। तो ये जो 2b है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 2a है, जो a और a 2a को कहते हैं आप दीर्घ अक्ष, यानी मेजर एक्सिस। मेजर है ना, मेजर होता है दीर्घ, बड़ा। ठीक है, मेजर एक्सिस। क्लियर है, मेजर यानी बड़े वाली है ना, ये दीर्घ है ना, हिंदी में कहते हैं दीर्घ अक्ष। और 2b जो है, ये छोटे वाली एक्सिस है, देख लो कम एरिया घेर रही है, ऐसे ज़्यादा है ना इसकी लंबाई। 2b को कहते हैं माइनर एक्सिस, इसे बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, आप लिखना चाहें जो हिंदी में तो लिख सकते हैं। और यदि a रह जाए केवल 2a की जगह, तो एक वर्ड आ जाता है सेमी। क्या वर्ड आ जाता है, सेमी। ठीक है, यानी a होता है, हिंदी में सुन लो, हिंदी में कहेंगे इसे, पहले इंग्लिश में सुनो। देखो a हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसका मतलब है 2a तो मेजर एक्सिस है, लेकिन a रह जाए तो उसे सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, और जो 2b है वैसे तो माइनर एक्सिस है, लेकिन केवल b रह जाए तो इसे सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, यानी अर्ध लघु अक्ष। ठीक है, बातें इतनी समझ में आई होंगी आपको। और अर्ध का मतलब होता है सेमी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया है, जो कैपलर के लॉ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना।
तो इसे कहीं अलग को आप नोट कर लेना। आओ केपलर के पहले नियम को पढ़ते हैं। देखो केपलर ने क्या कहा था, केपलर से पहले ये माना जाता था कि जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, वृत्ताकार है ना, उनका कक्षा होती है, ठीक है। इसका मतलब है पहले माना जाता था कि जो ऑर्बिट है जिसमें सभी प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर, और वो ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर। लेकिन केपलर ने बताया कि वो सर्कुलर नहीं है, वो वृत्ताकार नहीं है, बल्कि वो इलिप्टिकल पाथ होता है, वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार उसका पथ होता है, ठीक है जी। तो दीर्घ वृत्ताकार ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है इस तरीके से केपलर ने ये बताया कि इस तरीके से मान लो ये कोई प्लैनेट है, ठीक है, ये क्या है, कोई प्लैनेट यानी ग्रह, और मैंने बताया दो नाभि होंगी, दो फोकस होंगी, तो दोनों में से किसी एक फोकस पर, नाभि पर सन सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पर कौन सिचुएटेड है, सन, ठीक है जी, ये सन है और ये क्या है, प्लैनेट, ठीक है। तो इस तरीके से केपलर ने बताया कि जो सन होता है ना वो किसी, मतलब पहले तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो प्लैनेट है, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इस दीर्घ वृत्ताकार पथ की किसी एक नाभि पर स्थित होता है, ठीक है। तो यही बात मुझे लिखनी है। देखो सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ ऑल द प्लैनेट्स, सभी ग्रह घूमते हैं दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है, पहले जो फर्स्ट लॉ है आपका केपलर का, जिसे आप लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम कहते हैं हिंदी में, तो उसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ और बाकी फिर आप ये डायग्राम बना लेना और वो आपको अलग को नोट कर लेना। तो देखो क्या कहेंगे, ऑल द प्लैनेट्स, है ना, सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर। तो ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड माने चारों ओर, अराउंड द सन। तो ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व, रिवॉल्व माने परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व इन कैसे ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है जी। ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये बात यहाँ से समझ में आई। और मैंने कहा कि जो सन है दोनों में से किसी एक फोकस पर, नाभि पर स्थित होता है। तो लिखेंगे एंड द सन, चलो ऐसे लिख लो, द सन फुल स्टॉप के बाद, द सन इज लोकेटेड या सिचुएटेड, है ना, सिचुएटेड या लोकेटेड है ना, स्थित होना। तो द सन इज लोकेटेड कहाँ, मैंने कहा दोनों में से किसी एक नाभि पर। तो एट वन ऑफ, वन माने कोई एक, वन ऑफ बोथ फोकस, दोनों में से किसी एक नाभि पर स्थित होता है। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट लिखना और ये डायग्राम बना देना। तो ये केपलर का कौन सा नियम हो जाएगा, केपलर का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी। चलो, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, बहुत कठिन है ये सब चीज़ें, है ना, सहयोग बिना संभव नहीं होती आप लोगों के, आप लोगों का स्नेह मिलता रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो आप, फिर मैं आगे चलता हूँ। कर लोगे ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था, यहाँ मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है। इसका सार की दो ही बातें हैं जिस तरीके से आपको याद रखना है कि कोई भी जो प्लैनेट है ना, वो कहाँ घूमता है, सूर्य के चारों ओर, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता बल्कि इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और सन कहाँ होता है, दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, चाहे आप यहाँ मान सकते हो चाहे आप वहाँ मान लो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर है। चलो देखो, इधर से देखोगे तो आपको लगेगा इधर पास है, उधर से देखोगे इधर मानोगे तो इधर पास है, तो दोनों में से किसी एक पे मान सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला नियम है जिसे आप कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा का नियम, द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलो मैं लैंग्वेज रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की। तो अब देखो ध्यान देना, सेकंड हेडिंग डालो, द लॉ ऑफ
दूसरा नियम आपको पता होगा, क्षेत्रीय चाल का नियम। कौन सा नियम है? क्षेत्रीय चाल का नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है जी। तो द लॉ ऑफ, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, द लॉ ऑफ एरियाज, एरियाज कह दो या एरियल वेलोसिटी कह दो, है ना, एरियल वेलोसिटी। क्षेत्रीय चाल का नियम, वेलोसिटी यानी स्पीड, वो वेलोसिटी क्या होती है? वेग, लेकिन हम चाल कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? एरियल स्पीड, एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हो, है ना। स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है आपको पता है? स्पीड में डायरेक्शन सेम वो बदलती रहती है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या होती है? सेम रहती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो द लॉ ऑफ एरियाज कह सकते हो, यानी क्षेत्रों का नियम, है ना, या क्षेत्रीय चाल का नियम। ठीक है, क्लियर है? ये नियम आपको पता होगा। देखो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये सन 1 वगैरह में रफ कर दूं, इतना तो समझ ही गए आप। चलो, तो देखो ये नियम क्या कहता है। देखो, किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, है ना, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन। किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा है ना, जो लाइन है, जो प्लैनेट को और सन को मिला रही है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में इक्वल एरिया कवर करती है ना, समान क्षेत्रफल तय करती है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये यहाँ पे है प्लैनेट, अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। तो मान लो इसने जो टाइम इंटरवल लिया, समय अंतराल लिया, वो कितना दिया? मान लो डेल्टा टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाने में? मान लो ए से बी तक जाने में। तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, कवर्ड एरिया है, वो यही तो हो जाएगा। और आप देखो, मान लो फिर यहाँ पे थी, मतलब था प्लैनेट सी पर, और फिर यहाँ चला जाएगा डी पर। ठीक है जी। तो देखो, मान लो यहाँ वाला टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, तो सी से डी तक जाने में भी कितना टाइम इंटरवल लिया, कितना समय अंतराल लिया? डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ के द्वारा जो घेरा गया एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इतना हो जाएगा। तो ये सेकंड लॉ जो है ना, वो ये कहता है कि समान समय अंतराल है यदि, तो इस लाइन के द्वारा, कौन सी लाइन? जो सन को और प्लैनेट को मिला रही है, इस लाइन के द्वारा जो घेरा गया एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, जो घेरा गया क्षेत्रफल है, वो भी समान होगा, इक्वल होगा। कब? यदि टाइम इंटरवल दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो आप देखो, ए से बी तक जाने में डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, सी से डी तक जाने में भी टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी है। जब टाइम इंटरवल इक्वल है, तो दोनों एरिया, ये वाला भी, इसे आप एस कह सकते हो, यानी ये वाला एस ए बी एरिया, है ना, कौन सा एरिया? एरिया एस ए बी। और दूसरा एरिया कौन सा है? एरिया यानी क्षेत्रफल एस सी डी। दोनों कैसे हैं? दोनों एरिया आपको बराबर मिलेंगे, भले ही देखने में ना लग रहे हों। क्यों नहीं लग रहे देखने में? क्योंकि ये जो है ना, ये पीछे की तरफ है, ये ऑर्बिट इस तरीके से है, तो यहाँ से आप देखेंगे ना, पीछे की तरफ है, ये है तो उतना ही जितना ये है, लेकिन आपको डायग्राम ऐसे बना रखा है ना, तो इसलिए आपको यहाँ से यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन वास्तव में दोनों एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एरिया एस ए बी भी और एरिया एस सी डी भी, दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। यही नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एरियाज कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है, एक बार सुन लें हिंदी में। किसी, देखो ध्यान देना, ग्रह तथा किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को तय करती है। ठीक है, इसका मतलब है, इस बात को कहने का अर्थ क्या है? अर्थात गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल, भाई एरिया सेम है ना, इसका मतलब क्षेत्रफल सेम है, तो क्षेत्रीय चाल से जोड़ देते हैं इसे। तो गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल समान रहती है। देखो सुनो एक बार ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ? द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट, क्लियर है? द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, वो लाइन जो किसी प्लैनेट को सन से जोड़ती है, वो समान, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है, घेरती है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे यही बात, देखो ध्यान देना, द लाइन जॉइनिंग किसे जोड़ रही है? ये लाइन जोड़ रही है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट को, है ना, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, या द प्लैनेट ना कहो, दा का मतलब है हमें पता है कौन सा प्लैनेट है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, तो एनी प्लैनेट लिखो, कोई सा भी हो, हमें क्या मतलब,
तो द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट, किससे जोड़ती है लाइन? टू द सन। ठीक है, अब सन के आगे दा लगाया, देखो ग्रामर का रूल मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्या पता कौन सा सन है, सन तो एक ही है ना, तो जो एक ही होता है, जो विशेष होता है, उसके आगे दा लगता है। ठीक है, तो आप के लिए जो कोई विशेष हो उसके नाम के आगे दा लगाया करो। ठीक है जी, द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट, ठीक है, किसी प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली जो लाइन है, मैंने कहा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। ठीक है, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स, स्वीप्स माने घेरती है या तय करती है, स्वीप्स इक्वल एरिया, ठीक है, समान क्षेत्रफल, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है जी, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है जी, क्लियर है? बताओ पहली बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को कहने का अर्थ ये है कि ग्रहों की गति करते समय ग्रहों की क्षेत्रचाल नियत रहती है, माने दैट इज यानी एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रचाल है ना, जो एरिया से रिलेटेड वेलोसिटी है। ठीक है, तो द एरियल वेलोसिटी दैट इज एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड, किसकी स्पीड? ठीक है, बताओ किसकी है? प्लैनेट की। तो एरियल वेलोसिटी, क्योंकि प्लैनेट तो घूम रहा है चारों तरफ, तो एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, कैसी रहती है? नियत, रिमेन्स कांस्टेंट। और किसके दौरान? गति करते समय, परिक्रमा करते समय, तो ड्यूरिंग के दौरान, है ना, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, तो आप एक बात देखो, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है, कोई लैंग्वेज रटने की बात नहीं है, लैंग्वेज मैंने भी नहीं रट रखी, जितनी बार लिखूंगा अलग अलग लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? लैंग्वेज को लिखना सीखो, है ना, अपने आप अपने शब्दों में आंसर राइटिंग करना सीखो। कभी आप बड़ी तैयारी करोगे ना, जैसे सिविल वगैरह की तैयारी करोगे, तो भी आप पाएंगे, पता है क्या, कि आंसर आप यहाँ से तो देखो हम नोट्स दे देंगे, उसमें से एज इट इज मिल जाएगा, ये तो ग्रेजुएशन की परीक्षा है। लेकिन बड़ी परीक्षाओं में आप किसी भी बुक को पढ़ के जाओ, तब भी आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलेंगे जो किसी बुक से डायरेक्ट पूछे गए हों। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी है आंसर राइटिंग की, केवल वही लिख सकता है, माने जो क्वेश्चन का आंसर तुरंत के तुरंत बनाना जानता हो। तो यही एबिलिटी, यदि आप ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो यही एबिलिटी आपको अपने अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि आंसर राइटिंग आप करना सीखें, है ना। चीज़ों के बारे में कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, व्यवहार का हो, है ना, समाज का हो, उसके ऊपर लिखना सीखो। और आपका जो भी मीडियम हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, तो चीज़ों को लिखना सीखो, कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपनी लैंग्वेज खुद लिखा करो। ये नहीं होना चाहिए कि, है ना, जैसे मैंने ये लिखवा दिया तो आप इसे याद करो, याद नहीं करने की चीज़ है ये। मेन चीज़ दो है इस नियम में, मैंने बता दी है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर होगा, है ना, स्वीप होगा। यानी इसका मतलब ये है कि एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड जो है किसी प्लैनेट की कैसी रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो नीचे लिख देना, पहले ये लिखना, ठीक है, और फिर ये डायग्राम बनाना, फिर ये लिखना, ठीक है, दैट इज करके, और फिर नीचे लिखना दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज या लॉ ऑफ एरियल स्पीड। ठीक है, कर लोगे? चलो नेक्स्ट थर्ड लॉ पे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। थर्ड लॉ कर दो रफ, हाँ इसे नोट कर लेना आप। पहले दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थर्ड लॉ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हार्मोनिक लॉ, है ना, हार्मोनिक लॉ कहते हैं। तो हार्मोनिक लॉ कह दो, हाँ हार्मोनिक लॉ ही कहेंगे इसे। और हिंदी में क्या कहते हैं इस लॉ को? थर्ड वाले को देख लेना आप, है ना, शायद वो कहेंगे, चलो देखते हैं क्या कहते हैं, ना, थर्ड को क्या कहेंगे? द हार्मोनिक लॉ। ये नियम भी आपके याद होगा, इसे, है ना, क्या होता है ये नियम आपके याद होगा। इसका एक्सप्रेशन होता है टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है टाइम इंटरवल का नियम। तो इसे आप कह सकते हैं टाइम पीरियड जानते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं?
आवर्तकाल, है ना, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल का नियम इसे आप हिंदी में कह सकते हो, ठीक है। और आवर्तकाल क्या होता है आपको पता है। और हाँ, हिंदी में टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है उसे आप आवर्तकाल कहते हैं। बल्कि यहाँ पे परिक्रमा हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, तो इसे आप टाइम पीरियड कह सकते हो, या इसका दूसरा नाम है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो टी दिख रहा है आपको, है ना, तो ये नियम है, चूंकि तो बताना पड़ेगा ना टी क्या है, तो टाइम पीरियड कह सकते हो या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यानी रिवॉल्यूशन का, परिक्रमा का समय, और पीरियड को काल कहते हैं, तो आप इसे हिंदी में कह सकते हो परिक्रमण काल। भाई रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमण करना, चक्कर लगाना चारों तरफ, और समय को काल कहते हैं। तो इसे हिंदी में सबसे अच्छा नाम रहेगा परिक्रमण काल। तो आप इसका नाम लिख सकते हो परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे यहाँ पे, देखो क्या कहता है ये नियम। ये नियम ये कह रहा है कि परिक्रमण काल, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कोई प्लानिट सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में, एक परिक्रमा को, एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जितना भी टाइम लेगा, उस टाइम को ही आप क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या परिक्रमण काल कहेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड वर्ड रहने दो, यहाँ पे यही वाला वर्ड यूज कर लेंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है। यानी एक चक्कर को सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के द्वारा एक परिक्रमा को पूरा करने में लगने वाले समय को परिक्रमण काल कहते हैं। आगे लिखूंगा इसकी परिभाषा, ठीक है। क्लियर है ना। तो इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, यानी द टाइम टेकन बाय एनी प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल टी जो है उसका स्क्वायर, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर है, भाई आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके आधार पर ही इसकी डेफिनेशन दे देनी है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज लिख देनी है आपको। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज याद रखनी है फिर ये उसके अनुसार लिखा है ना, बल्कि इसे याद रखना है और उसके अनुसार लैंग्वेज लिख देनी है। और मैं ऐसा कहता हूँ कि फॉर्मूला याद रखो, उसी के आधार पर डेफिनेशन बनाओ, उसी के आधार पर लैंग्वेज लिखो, ठीक है। आज मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, है ना। काफ़ी दिनों से बड़ी अव्यवस्था हो रही थी सेटअप की, तो फिर अच्छे से हो नहीं पा रहा था कुछ भी। तो मैं भी बेस्ट तभी दे सकता हूँ यदि मैं कंफर्टेबल, है ना, स्थिति में हूँ। और मैं आज कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास, है ना, कर रहा हूँ। ध्यान दो, तो ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, यानी एक बार हिंदी में सुनिए, परिक्रमण काल का वर्ग, है ना। परिक्रमण काल क्या है, किसी ग्रह का परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर। तो किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग कैसा होता है, ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और ए क्या है, देखो 2a है मेजर एक्सिस, तो मैंने बताया था यदि 2 हट जाए तो ये ए हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, यानी दीर्घ, क्या बोलेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है। एक बार सुन लो। तो इसका मतलब है किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष, है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के समानुपाती होता है। इतना लिख देना। देखो अभी से मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, सुने ध्यान से। देखो इसके अनुसार लिखना है बस। तो इसका मतलब है द टाइम पीरियड, या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कह रहे हो तो द, बल्कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा, द स्क्वायर ऑफ, है ना। हिंदी में जो चीज़ें बाद में लगती हैं पहले आती है इंग्लिश में। वहाँ पे कहा परिक्रमण काल का वर्ग, तो यहाँ क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ। तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा होता है, ये स्क्वायर जो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का, यानी कैपिटल टी का, ठीक है। कैपिटल टी का जो स्क्वायर है वो कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो एक बात बताऊं, बात यह है कि यदि ये इंग्लिश मीडियम का बैच होता तो पढ़ाना बहुत आसान था, हिंदी मीडियम का होता तो भी पढ़ाना आसान था, है ना। भाई टीचर पे तो लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों मीडियम को एक साथ लेना एक वाकई में ही कठिन है बात, है ना। क्योंकि इंग्लिश में इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश में पढ़ना ही ठीक रहेगा। आप आगे कुछ भी करेंगे, एमएससी करेंगे या कोई भी हायर स्टडीज़ करेंगे, तब भी आपको इंग्लिश से बचा नहीं जा सकता। आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो भी इंग्लिश से नहीं बच सकते, है ना। बैंक की तैयारी करेंगे, रेलवे की करेंगे, इंग्लिश से बचा नहीं जा सकता। बैंक में तो बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश आती है। तो आप, है ना,
IAS PCS में भी आप देख लो, सिविल वगैरह में भी इंग्लिश का कितना ज़्यादा रोल रहता है। हिंदी मीडियम वालों की सफलता का जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। तो मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते, इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। तो इंग्लिश का सामना करना चाहिए, इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में लेके चलना है। और मान लो हिंदी में पढ़ाने लगें तो हिंदी में पढ़ा लेंगे, लेकिन फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स उनका क्या होगा, तो सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। इसी कारण दोनों लैंग्वेज पे मुझे ध्यान देना पड़ता है। और मैं ज़्यादा इंग्लिश यदि यूज करूँ तो फिर आप लोग है ना कमेंट्स करते हैं कि फिर है ना आपको समस्या आती है। वो समस्या मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब 12th से BSc में आया था तो तब मैंने भी ये चीज़ें मतलब क्या की थी, महसूस की थी कि एकदम आप मेरा बाइंडर देखेंगे ना तो उसमें इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत गलत है ना। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था। मैं आपको बताऊं, मैं प्रोपोर्शनल की जो मेरे बाइंडर में लिखी हुई है स्पेलिंग ये लिखी हुई है ना, जो मतलब BSc फर्स्ट ईयर का बाइंडर है, जब मैं उसमें आया था है ना BSc फर्स्ट ईयर में 12th करके, तो मैं तो हिंदी मीडियम से था, ये लिखता था मैं तो है ना। तो बाइंडर में यही लिखी है ना, बल्कि टी भी नहीं है शायद, है ना, इस तरीके से होगी कुछ। तो प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग हिंदी मीडियम वाले बहुत गलत करते हैं, तो है ना लिख लेना आप देख के अच्छे से, समझ में आई बात। तो आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, ठीक है। और अब यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी से जोड़ के पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा है BSc को पढ़ाने में, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलें आगे। हाँ, दिख तो रहा है ना सभी को अच्छे से। तो देखो द स्क्वायर ऑफ, मैंने कहा द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी टी का स्क्वायर यहाँ तक आ गए, इधर से चलना है और इस तरफ चलना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, किसके, क्यूब है ना, किसके है, क्यूब के। क्यूब को थर्ड पावर भी लिख सकते हो, है ना। तो क्यूब किसकी है, मैंने कहा ए की, ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बता दिया है, उधर समझा दिया। तो थर्ड पावर या क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, मैंने एक बात छोड़ दी, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, एनी प्लैनेट, किसी ग्रह का, ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक है, ऑफ एनी प्लैनेट और अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, ये बात और लिख लेना, ठीक है। यानी किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर, किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ तक आ गए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। लेकिन बता दो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका है, तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका है, किसी प्लैनेट का है, क्योंकि वही तो घूम रहा है, और किसके चारों ओर है, अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में स्मॉल, और दैट इज करके लिखना, अर्थात करके टी स्क्वायर है ना प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो ये थर्ड लॉ आपका हो जाएगा, जिसे आप हार्मोनिक लॉ कहते हैं या परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। ये डायग्राम आपको दूसरे वाले में बनाना है, पहले वाले का भी मैंने बनवा दिया था, थर्ड वाले में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लेंगे ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर भी आप लोग देख नहीं पाते होंगे, है ना। तो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो भी अपनी प्रतिक्रिया हो, जो भी अपने मन की बात हो, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।